दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक मानचित्र के साथ हम उपस्थित हैं और यह पूरे विश्व का मानचित्र है और इस मानचित्र के माध्यम से हम आपको भारत के बारे में बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि भारत का सामान्य भूगोल हमारे सिलेबस का हिस्सा है। दोस्तों जहाँ तक आपकी तैयारी की बात है वह सारे पाठ्यक्रम के हिसाब से चल रही होगी और आज हम उसी पाठ्यक्रम के 5वीं इकाई के भारत के सामान्य भूगोल के संदर्भ में यहाँ पर उपस्थित हैं। दोस्तों जो यह मानचित्र आप देख रहे हैं विश्व का, यह मेरा यहाँ लाने का एकमात्र उद्देश्य है कि थोड़ी सी आउटलाइन हम मानचित्र के माध्यम से आपको बता सकें, जिससे जब आप परीक्षा हाल में जाएंगे तो आपके मनोमस्तिष्क पर जब दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों से हम प्रहार करेंगे तो आपके मस्तिष्क पर वो हथौड़े की भांति अंकित हो जाएगा और वहाँ पर आप कभी भी उन चीज़ों को विस्मृत नहीं कर पाएंगे और सही उत्तर लगा करके आएंगे। भारत की संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ें आपको बता दें कि ये जो कुछ रेखाएं आपको दृष्टिगत हो रही हैं, यह जो रेखा है इसको हम GMT यानी कि प्राइम मेरिडियंस कहते हैं, जो पूरे विश्व को दो भागों में विभाजित करती है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग यानी पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। पर यह 0 डिग्री से 180 वेस्ट साइड में और 0 डिग्री से 180 ईस्ट साइड में इसे देशांतरीय विस्तार कहते हैं। इसकी संख्या 360 होती है, जबकि यहाँ पर एक लाइन देख रहे हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है जिसको इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पूरे विश्व को दो भागों में अक्षांश दृष्टिकोण से विभाजित करती है, 0 से 90 डिग्री ऊपर और 0 से 90 डिग्री नीचे, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ लैटिट्यूड होता है वह 180 होता है। बात यहाँ पर समाप्त होती है क्योंकि विश्व के संदर्भ में हम बातें नहीं करने चाह रहे हैं। हमको मेन मुद्दा हमारा भारत है और हमारा भारत एक महान देश जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि भारत की जो स्थिति है वह पूरी तरह से भूमध्य रेखा के ऊपर है, यानी एक प्रश्न तो आपका स्पष्ट हो गया कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो यह पूरी तरह से भूमध्य रेखा के ऊपर है। दूसरी स्थिति हम बता दें कि किसी भी देश की स्थिति दो स्वरूपों में, दो संदर्भों में जानी जाती है। पहला संदर्भ होता है प्राकृतिक और दूसरा संदर्भ होता है प्रशासनिक यानी कि राजनैतिक। यहाँ पर आप प्रशासनिक राजनैतिक दृष्टिकोण से न देख करके पहले प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, जिसके लिए मैं यह मानचित्र लगाया हुआ है। तो भारत 0 डिग्री यानी इक्वेटर के ऊपर है, यानी कि यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि अगर आप देशांतरीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। दोस्तों अब एक चीज़ और आपको बता दें कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आप देखते हो तो भारत एशिया महाद्वीप का पार्ट है। विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, आपको पता है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका अंटार्कटिका है। दोस्तों भारत एशिया में पूरी तरह से साउथ एशिया का पार्ट है। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां स्थान रखता है और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से चाइना के बाद यह दूसरा स्थान रखता है। दोस्तों इस संदर्भ में एक बात हम आपसे और शेयर करना चाहेंगे कि कभी भी अगर भारत से बड़े देशों की जिक्र अगर आती है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर जिक्र आती है, उस संदर्भ में एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस सूत्र के माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैसे आप इसको देखें, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने बताया कि भारत एक बड़ा देश है और अगर इससे बड़े देशों के बारे में आपको जानना है एरिया के दृष्टिकोण से तो रकबाई एक फॉर्मूला है, रकबाई RCCUBAI। आप देखिए यह रकबाई अगर आप याद रखते हैं तो कभी भी भारत के स्थान को आप विस्मृत नहीं कर पाएंगे। R यानी कि रशिया, C यानी कि कनाडा, रसिया जो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है एरिया के पूरे विश्व में, दूसरा स्थान कनाडा का है, तीसरा C यानी चाइना और चौथा स्थान U यानी कि USA और B यानी कि ब्राज़ील। ब्राज़ील के संदर्भ में एक बात और हम आपको बता दें कि ब्राज़ील पूरे विश्व में एरिया के दृष्टिकोण से भी 5वां स्थान रखता है और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भी 5वां स्थान रखता है, जबकि 6ठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है और 7वां स्थान इंडिया का है, जिसके संदर्भ में हमने आपसे बातें करी थी। दोस्तों इसके बाद हम भारत के संदर्भ में और सारी बातें करेंगे मानचित्रों के माध्यम से। हम यहाँ उपस्थित होते हैं भारत के मानचित्र को लेकर के।
दोस्तों, आपने भारत को विश्व के मानचित्र में देखा। यहाँ पर हम अब आ गए अपने पूरे भारत के साथ पुनः एक बार, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा और किस तरह से प्रश्न बनते हैं वह बताऊँगा, और किस तरह से आप इसको समझ जाएंगे जो कि भविष्य में आप कभी भी इसको विस्मृत नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया कि दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों से जब आपके मनोमस्तिष्क पर ये बातें अंकित होंगी तो भविष्य में कालांतर में भी आप इसको विस्मृत नहीं कर पाएंगे। आइए समझते हैं इसको। तो पहली बात हमने बताया था आपसे कि भारत विश्व का एक बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसको भी हम समझते हैं। तो पहली बात हम करते हैं कि भारत पूरी तरह से कहाँ स्थित है। तो आप बता सकते हैं कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है। दूसरी बात हमने कहा कि भारत कहाँ पर स्थित है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तो आप बता सकते हैं कि भारत पूरी तरह से एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तीसरी बात हमने आपको बताई कि भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में यह साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा देश है, दक्षिणी एशिया का एक बहुत बड़ा देश है। इसके बाद हमने ट्रिक भी बताई थी, रकबाई के बारे में हमने बता दिया था, वो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आपको बताते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इस पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, अगर आप कॉपी लेकर के बैठेंगे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये सारी बातें डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहेंगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि यह जो भारत आपको दृष्टिगत हो रहा है वह पूरे विश्व के दृष्टिकोण से लैंड पार्ट का 2.4% है। कि यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि कितना परसेंट है, तो 2.4% यह पूरे विश्व के स्थलीय भाग का हिस्सा है। जबकि पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, जैसा मैंने बताया था आपसे कि पूरे विश्व में भारत दूसरा स्थान रखता है, तो पूरे विश्व के करीब करीब 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जो यह भारत के लिए थोड़ी समस्या का विषय हो सकता है। यद्यपि वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है, हमें पॉपुलेशन बोनस प्राप्त है, हमारे पास युवा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सृजन नहीं है रोजगार का, इसलिए बहुत सारी परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। यह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति आ गई है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ गई है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत की जो शुरुआत होती है वह पूरी तरह से नॉर्दर्न और पूरी तरह से ईस्टर्न है। जो यह शुरुआत होती है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतरी विस्तार की बात हम करेंगे, यहाँ गुजरात के पश्चिमी कोने की बात हम करेंगे, तो यह 68 डिग्री यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के यह 97 डिग्री 25 मिनट यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कोने तक जाएगा। दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जैसा कि मैंने आपको पूरी बातें बता दी थी, अब हम आपको एक बात और बता दें कि भारत वर्तमान में 28 राज्यों का एक समूह है, और साथ ही साथ यह पूरी तरह से 9 केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा है। 9 केंद्र शासित प्रदेश आप समझ चुके होंगे कि यह 29 राज्य थे, लेकिन जब धारा 370 आर्टिकल आया और जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो यह पूरे बहुत विरोध हुआ था और 370 को हटा दिया हमारे मोदी गवर्नमेंट ने, और इस तरह से यह जम्मू कश्मीर भारत का अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, और इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह से भारत आज 9 केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा है, और पूरी तरह से भारत में 28 राज्य वर्तमान में हैं। दोस्तों, एक और बात आपको बता दें कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में समाहित है, जिसको हम पुडुचेरी कहते हैं। पुडुचेरी जो है तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, और यह आंध्र प्रदेश में भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे इस मानचित्र के माध्यम से। एक प्रश्न अक्सर पूछता है कि भारत की कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। किसके आधार पर आप कह सकते हैं कि यह भाग जो है वह नॉर्दर्न इंडिया है और यह भाग साउदर्न इंडिया है। तो दोस्तों, यह रेखा जो आप देख रहे हैं, एक रेखा यहाँ खींची गई है, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि यह कर्क रेखा है। दोस्तों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्दर्न का पार्ट है।
23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो पूरे भारत को करीब करीब 2 भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के रूप में विभाजित करती है। यह प्रश्न हो सकता है कि कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह अक्सर पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो हम आपको बता दें कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि शुरुआत इसकी होती है वह होती है गुजरात से, इसके बाद यह राजस्थान के कुछ भागों से गुजरती है, उसके बाद यह मध्य प्रदेश से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड पूरी तरह से इसमें समाहित है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, और इसके बाद आपका आ जाता है त्रिपुरा, और लास्ट में है मिजोरम। दोस्तों एक बात हम आपको और बता दें, भारत एक बहुत बड़ा देश है, और बड़ा देश होने के नाते यहाँ पर समय जोन को लेकर के थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का आप विस्तार जो मैंने बताया है आपसे 68 से लेकर के 97 डिग्री तक देशांतरी पूर्वी देशांतर में जब इसका विस्तार है, इसमें क्या होता है कि करीब करीब 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर आ जाता है। और 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अंतर में क्या होता है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो 1 डिग्री लैटिट्यूड को पार करने में, 1 डिग्री देशांतर को लॉन्गिट्यूड को पार करने में करीब करीब 4 मिनट का समय लेती है। तो अगर आप 30 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 मिनट आता है, जो करीब करीब आपका गुजरात के पश्चिमी छोर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के बीच में 2 घंटे का समय ले लेता है। जबकि इसी चीज़ को दूर करने के लिए 2 टाइम जोन की मांग भारत में की जा रही है। वर्तमान में भारत में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो 82.5 डिग्री के बीच से गुजरती है। 82.5 डिग्री ईस्ट जो है इसकी मानक रेखा है, IST है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती हुई यह पूरे भारत को एक IST प्रोवाइड करती है। यह IST पूरे जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। इसकी वजह से भारत का जो समय है वह लंदन ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। दोस्तों हम आपको यह और बता दें कि भारत की जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। इसको आप याद रख लीजिएगा, यदि भी मैं PDF प्रोवाइड करूंगा। जबकि पूरब से पश्चिम तक के जो लंबाई है यह 2933 किलोमीटर है। भारत एक बड़ा देश है और इसकी जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है, जबकि इसकी जो तटीय सीमा है वह 6,100 किलोमीटर है। जबकि अगर इसके द्वीपीय भागों को भी जोड़ दिया जाए तो पूरी तटीय सीमा जो हो जाती है वह 7,516 किलोमीटर हो जाती है। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि भारत के जो सुदूरतम भाग हैं, सुदूरतम जो भाग हैं उनके नाम अक्सर आपसे पूछ देता है। तो अगर सुदूरतम नाम पूछता है तो हम चारों सुदूरतम जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनके नाम हम आपको यहाँ पर बता देना चाहेंगे। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो इंदिरा पॉइंट है वह भारत के 6 डिग्री लैटिट्यूड्स पे है, जिसको कि हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। जो इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट जिसको हम कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको स्थित है, और यह मुख्य भूमि से न होकर के यह सुदूरतम भूमि है। जबकि अगर मुख्य भूमि से पूछता है तो आपका कन्याकुमारी आएगा, लेकिन अगर वह सुदूरतम पूछता है तो आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। और अगर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को पूछता है तो यह आपका जम्मू एंड कश्मीर में आएगा इंदिरा कौल। और अगर आपको वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछता है, कभी कभी पूछ देता है, तो इसको यह गुजरात में स्थित है, गौरा मोता या गुहार मोती इसको बोलते हैं। जबकि भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछता है दोस्तों, यह होगा किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। दोस्तों भारत एक बड़ा देश है, भारत के बहुत सारे पड़ोसी भी हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इसके साथ ही साथ नेपाल, आप यहाँ देख रहे हैं नेपाल, भूटान, इसके साथ ही साथ बांग्लादेश, म्यांमार और आप इसके साथ श्रीलंका को भारत के पड़ोसी पाते हैं। भारत जो कि इन देशों से अन्य रेखाओं से भी जुड़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में
रेड क्लिफ लाइन है, जबकि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में आपकी डूरंड लाइन है, जबकि भारत और चीन के बीच में आपकी जो रेखा है उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, जबकि श्रीलंका भारत का जो दक्षिणी जो महासागरीय नेबरिंग कंट्री है वह भारत को गल्फ ऑफ मन्नार और साथ ही साथ यह पाक स्टेट से डिवाइड होता है। दोस्तों, इस तरह से आप पाएंगे कि भारत एक बड़ा देश होने के साथ ही साथ कई तरह की उससे देशों से घिरा हुआ है जो इसके दुश्मन देश हैं। यद्यपि एक प्रश्न और पूछता है कि भारत की कौन से जो देश है उसकी सीमा सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला कौन सा देश है, तो इसका पहला स्थान 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्थान जो है बांग्लादेश से लगा हुआ है, जबकि सबसे कम इसका जो पड़ोसी देश से लगा हुआ सीमा है वह अफ़गानिस्तान से लगा हुआ है, मात्र 80 किलोमीटर है। दोस्तों, इसी के साथ हम एक चीज़ और आपको बता दें कि भारत साउथ एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है और इसके पड़ोसी देशों को लेकर के एक समूह का निर्माण किया गया है जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, जिसका कि जो हेडक्वार्टर है वह काठमांडू नेपाल में है। दोस्तों, हम बता दें कि इसके जो देश हैं वर्तमान में 8 हैं और वह देशों के जो नाम हैं उनको आप याद करने का एक छोटा सा फार्मूला हम आपको बता देंगे। वह है MBBS पेन। MBBS पेन के माध्यम से जो 8 देश हैं उनको आप समझ सकते हैं। M से मालदीव और इसकी राजधानी है माले, जबकि उसके मालदीव और इसकी राजधानी है माले। इसके बाद है आपका बी से भूटान, इसके बाद भूटान की राजधानी थिम्पू है, मालदीव की राजधानी माले है। तीसरा जो बी है MBBS मैंने बताया था उसका बी से बांग्लादेश और इसकी राजधानी ढाका है। एस से श्रीलंका और इसकी राजधानी वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरा है। पी से पाकिस्तान और इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। ए से अफ़गानिस्तान और इसकी राजधानी काबुल है। आई से इंडिया जिसके बारे में आप जानते हैं, और एन से नेपाल और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर भी काठमांडू है। आगे बढ़ते हैं अगली कुछ फैक्ट्स की तरफ और उसको भी हम आपको बता दें कि अगर आपको कभी यह दिक्कत हो कि भारत की जो ये कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, कभी कभी पूछ देता है कि किसी 4 राज्यों का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो एक छोटा सा ट्रिक हम आपको बता दें, सुनने में थोड़ा सा आपको हंसी भी आएगा, लेकिन अगर मित्र पर गमछा झार अगर आप याद कर लेते हैं तो मित्र पर गमछा झार अगर आप याद करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही मज़ेदार हो जाएगा। और मी यानी मी से मिजोरम, और त्र यानी त्र से त्रिपुरा, प यानी प से पश्चिमी बंगाल, और अगर र आते हैं तो मित्र पर र से राजस्थान आ जाएगा, और गमछा झार ग से गुजरात आ जाएगा, म से मध्य प्रदेश आ जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और झार से झारखंड आ जाएगा। झारखंड की राजधानी जो रांची है वह भूमध्य रेखा के कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। दोस्तों, कुछ फैक्ट और बता दें हम आपको कि भारत पूरी तरह से 3 भागों में आप देख रहे हैं। यहाँ पर अरबियन सी, यहाँ पर हिंद महासागर का ही पार्ट है अरबियन सी, और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर अरबियन सी, यहाँ पर हिंद महासागर, और यह पूरी तरह से पूर्वी भाग जो है बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। यानी भारत का साउदर्न पार्ट पूरी तरह से समुद्री भागों से घिरा हुआ है। दोस्तों, एक बात और बता दें कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का भी नाम रखा गया है, इंडियन ओशियन। आप सब बड़े गौरव की बात है कि भारत के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम रखा गया है। अब आप देख रहे हैं, एक प्रश्न यह बनता है कि भारत के कितने राज्य समुद्री सीमाओं से लगे हुए हैं, समुद्र कितने तटीय राज्य हैं। तो हम आपको बता दें कि टोटल जो तटीय राज्य हैं करीब करीब 9 हैं, जिनको कुछ राज्य अरबियन सी में हैं और कुछ जो है बे ऑफ बंगाल में है। अरबियन सी से लगे हुए राज्यों को हम बता दें, इसमें सबसे अधिक जो तटीय रेखा है वह गुजरात की है दोस्तों, करीब करीब 1600 किलोमीटर है, जबकि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है 1076 किलोमीटर, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र
महाराष्ट्र है। भारत का सबसे छोटा जो तटीय राज्य है वह दोस्तों ये है गोवा, जिसकी तटीय रेखा 101 किलोमीटर है। तट से लगे हुए राज्यों के बारे में हम बता दें, आप अरबियन सी से लगे हुए राज्य देख रहे हैं, यह है गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। इसके बाद आते हैं कर्नाटका, इसके बाद बढ़ते हैं केरला के तरफ। जबकि इस पार्ट में बे ऑफ बंगाल में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु से आगे बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से आगे बढ़ते हैं तो उड़ीसा, और उड़ीसा से आगे बढ़ते हैं तो वेस्ट बंगाल। यानी टोटल 9 राज्य आपको यहाँ पर दृष्टिगत होते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि यह पूछ देता है कि केरल से लगी हुई तटीय रेखा का क्या नाम है, तो यह मालाबार कोस्ट इसको बोलते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए महाराष्ट्र और गोवा को पूछता है तो यहाँ पर कोंकण तट होता है, जबकि कर्नाटक में कनारा तट है, जबकि गुजरात को हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस क्षेत्र में आप पाते हैं मेनली आपसे कोरोमंडल तट और मालाबार तट पूछता है। तमिलनाडु के पार्ट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं और केरल के पार्ट को हम मालाबार तट कहते हैं। इधर हम आते हैं उत्तरी सरकार, दक्षिणी सरकार, रॉयल सीमा और उत्कल का पार्ट हो जाता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त हम थोड़ी सी जानकारी आपको भारत के संदर्भ में दे दें। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो टोटल 200 इसमें 222 द्वीप हैं, जिसमें 204 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में हैं, जबकि 18 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। और यहाँ पर एक 10 डिग्री चैनल है दोस्तों, जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल जो 10 डिग्री अक्षांश पे है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। एक चीज़ और आपको बता दें कि भारत या अंडमान निकोबार द्वीप पोर्ट ब्लेयर से एक उत्तर पूर्व की तरफ आप जाएंगे 135 किलोमीटर दूर, तो आपको एक आइलैंड मिलेगा, बैरन आइलैंड। दोस्तों यह भारत का ही नहीं, वर्तमान में दक्षिणी एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का एक्टिव वोल्केनो कौन है, तो बैरन आइलैंड भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको फाइनलाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, लक्षद्वीप की तरफ आएंगे। लक्षद्वीप दोस्तों जिसे मूंगों का द्वीप कहा जाता है, यह एक तरह से इसकी राजधानी कवारती है, और यह टोटल यहाँ पर 36 द्वीप हैं। यह मूंगों का द्वीप है, और 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनिकॉय, और लक्षद्वीप को जो है यह अलग करता है मालदीव से। मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो स्थित है वह 8 डिग्री चैनल है। दोस्तों इस तरह से आपने जाना पूरे भारत के संदर्भ में। थोड़ी बहुत सारी बातें और भी हम करेंगे। छोटी सी एक बात और बता दें कि भारत का जो ये पूरा 28 राज्य आप देख रहे हैं, इसमें राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है एरिया के दृष्टिकोण से, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से। सबसे छोटा राज्य एरिया के दृष्टिकोण से आपका गोवा है, और सबसे छोटा राज्य पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या मात्र 6 लाख के आसपास है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है। दोस्तों इस संदर्भ में मैंने सारी बातें बताने की आपको कोशिश की, और मेरा पूरा भरोसा है, विश्वास है कि बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। निकट भविष्य में हम और भी मानचित्र संबंधित बातें करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी नदियों का उद्गम कहाँ है, कौन सी नदियाँ किधर गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती किधर गिरती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र किधर गिरती हैं, कावेरी और गोदावरी किधर गिरती हैं। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे जो दर्रे हैं, पासेज हैं, झीलें हैं, उनके संदर्भ में भी हम बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी दिशा पकड़ चुकी होगी, और हम भी इस मामले में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। इसके बाद हम निरंतर आपके और भी इकाइयों के साथ उपस्थित होते रहेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि थोड़ी गतिविधि कम है यूट्यूब पे, इसलिए कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनकी व्यक्तिगत रिपोर्ट हमें देखनी होती है। इसके वजह से हमारी थोड़ी व्यस्तता कम है। हमने आपको बताया था कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है यह यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यह जो फैक्ट है इसके यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप
हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़े ही मिनिमम सहयोग राशि के आधार पर हमने पूरे कोर्स को समाप्त करने का बीड़ा उठाया हुआ है, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के साथ हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं और सारी चीज़ों को हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों